हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई शानदार जानदार तरीका से कर रहे होंगे। आज हम आप लोग के बीच लेकर के आए हैं लेक्चर 7, जो कि प्री फाउंडेशन बैच आप लोग के बीच अभी चल रहा था, जिसका आज कौन सा होने वाला लेक्चर नंबर 7 होने वाला है, जो कि बिहार बोर्ड 2027 के लिए हम आप लोग के बीच स्टार्ट किए थे प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, जिसमें प्रकाश परावर्तन हो गया था और अभी आपके बीच जो है प्रकाश अपवर्तन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रकाश अपवर्तन के बारे में। पिछला क्लास में हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखे थे, जिसमें ये 2 क्वेश्चन था और इसके अलावा 3 उदाहरण था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रकाश अपवर्तन। क्या स्टार्ट करेंगे? प्रकाश का अपवर्तन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, परावर्तन तक का टॉपिक क्लियर हो गया था। अभी है प्रकाश का अपवर्तन कि किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश सरल रेखा में गमन करता प्रतीत होता है। यानी कि कोई भी पारदर्शी माध्यम किसको बोलते हैं? वैसा माध्यम जिससे होकर के प्रकाश पूरा का पूरा आर पार हो सके, उस माध्यम को क्या बोलते हैं? पारदर्शी माध्यम। तो बोला गया है कि पारदर्शी माध्यम में जो प्रकाश है ना, कि सीधी रेखा यानी कि सरल रेखा में गमन करता क्या होता है? प्रतीत होता है। जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होता है? बोल रहा है कि जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करेगा तो क्या होगा? क्या यह अब भी सरल रेखा में चलता है या अपनी दिशा बदलता है? अब ये उस पे गौर करना है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा फिर भी वो सरल रेखा में ही जाएगा या उसका चलने का जो गमन रास्ता है वह बदलेगा। हम दिन प्रतिदिन के कुछ अनुभवों को दोहराएंगे, यानी कि दिन प्रतिदिन जो थोड़ा बहुत अनुभव हमको होता है उसको क्या करेंगे? हम दोहराएंगे। और आपने देखा होगा कि पानी से भरे किसी टैंक अथवा ताल या पोखर की तली उठी हुई प्रतीत होती है। आप देखे होंगे कि पानी से भरा टंकी हो या तालाब हो या जहां पर भी पानी भरा हुआ होगा, वह सतह से थोड़ा कैसा प्रतीत होता है? थोड़ा सा उठा हुआ प्रतीत होता है। इसी प्रकार जब कोई मोटा कांच स्लैब यानी कि सिल्ली, कांच का मोटा सा सिल्ली किसी मुद्रित सामग्री पर रखा जाता है तो कांच के स्लैब के ऊपर देखने पर अक्षर उठे हुए प्रतीत होते हैं। ऐसा क्यों? यानी कि जो उठा हुआ जो प्रतीत होता है, ऐसा क्यों होता है? क्या आपने किसी कांच के बर्तन में रखे पानी में किसी पेंसिल के आंशिक रूप से डूबे देखा है? कांच में के बर्तन में जो पानी भर देंगे, कांच के बर्तन में क्या भरेंगे? पानी, और उसमें पेंसिल को थोड़ा सा डुबा करके आंशिक रूप से यानी कि थोड़ा सा डुबा करके उसको देखें, क्या यह वायु तथा पानी के अंतर पृष्ठ अर्थात पानी की ऊपर सतह पर टेढ़ी प्रतीत होती है। आपको जहां से जो पानी डूबेगा वहां से लेकर के ऊपर और दोनों के बीच में जो होगा, यानी कि जितना पानी में डूबा हुआ रहेगा और जितना भाग ऊपर खाली रहेगा, दोनों एक दूसरे का सीधा प्रतीत नहीं, कैसा प्रतीत होगा? टेढ़ा प्रतीत होती है। और आपने देखा होगा कि पानी से भरे किसी कांच के बर्तन में रखे नींबू पार्श्व से देखने पर अपने वास्तविक साइज के बड़े प्रतीत होते, यानी कि नींबू के ग्लास में, कांच के ग्लास में पानी भर देते हैं और पानी में हम क्या डालते हैं? नींबू डालते हैं। तो नींबू पानी में जैसे ही डालेंगे तो नींबू का आकार छोटा होगा तो हमको दिखता कैसा है? बड़ा बड़ा दिखता है। क्यों दिखता है बड़ा बड़ा? उसी के बारे में आप लोग सत्तू जब पीने के लिए गए होंगे कभी ठेला उला के पास या मार्केट में कहीं भी, तो देखे होंगे कि वहां पर ग्लास में भर करके नींबू रखा रहता है। नींबू ग्लास में पानी रहता है, पानी में नींबू रहता है, और बाहर से आप जब देखेंगे उसको तो थोड़ा बड़ा बड़ा दिखता है, लेकिन रियलिटी में जब उसको ग्लास से बाहर करेंगे तो उसका साइज कैसा रहता है? छोटा रहता है। ऐसा होता काहे है? इन अनुभवों की व्याख्या आप किस प्रकार, यानी कि ये जो अनुभव आपको मिल रहा है कि किसी तालाब में पानी भरा हुआ है, किसी टंकी में पानी भरा, तो उसका सतह उठा हुआ प्रतीत होता है। ग्लास कांच के ग्लास के पानी
में पानी डाल करके उसमें हम नींबू रखते हैं तो नींबू का साइज हमको बड़ा बड़ा प्रतीत होता है। इन अनुभव की व्याख्या आप किस प्रकार कर सकेंगे? आइए पानी में आंशिक रूप से डूबी पेंसिल के मुड़े होने की घटना पर विचार करें। बोल रहा है कि आइए और पानी में जो हम पेंसिल को थोड़ा सा डुबा करके रखते हैं, वो लगेगा कि आपको थोड़ा मुड़ा हुआ है। वो क्यों होता है, इस पे क्या करना है, विचार करना है कि पेंसिल के पानी में डूबे भाग से आपके पास पहुंचाने वाला प्रकाश पेंसिल के पानी के बाहर के भाग की तुलना में भिन्न दिशा में आता हुआ प्रतीत होता है। इसी कारण पेंसिल मुड़ी हुई प्रतीत होती है। बोला है कि पानी में डूबे भाग से आपके पास पहुंचने वाला, यानी कि पानी में जो डूबा हुआ भाग है वहां से जो प्रकाश आपके आंखों तक पहुंचेगा वो, और पेंसिल के पानी के बाहर, यानी कि पानी के बाहर जो पेंसिल का भाग होगा उसकी तुलना में भिन्न दिशा से आता हुआ, यानी कि दोनों अलग अलग दिशा से आता हुआ हमको क्या होता आता रियलिटी में तो वो सीधा ही होता है, लेकिन आता हुआ क्या होता है, प्रतीत होता है। इसी कारण पेंसिल मुड़ी हुई प्रतीत होती, वही वजह है कि पेंसिल क्या है, मुड़ी हुई हमको प्रतीत होता है। इन्हीं कारणों से जब अक्षरों के ऊपर कांच का स्लैब रख कर देखते हैं तो अक्षर भी क्या होता है, उठे हुए प्रतीत होती है। कोई अक्षर लेटर लिखा उसके ऊपर जब हम कांच का स्लैब रखते हैं, कांच का सिली रखते हैं तो अक्षर हमको थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है। इसका कारण वही होता है। यदि पानी के स्थान पर हम कोई अन्य द्रव जैसे कि केरोसिन या तारपीन का तेल प्रयोग करें तब भी पेंसिल उतनी ही मुड़ी हुई देखेगी। बोल रहा है कि पानी के जगह पर हमको क्या करना है कि केरोसिन का तेल या तारपीन के तेल का उपयोग करना है, तब आपको अवलोकन करना है, उसका प्रेक्षण करना है कि क्या पेंसिल जो है उतनी ही मुड़ी हुई प्रतीत होता है या फिर उसमें कोई चेंज होता है। यदि हम कांच के स्लैब को पारदर्शी प्लास्टिक के स्लैब से प्रतिस्थापित कर दे तब भी अक्षर उसी ऊंचाई तक उठे हुए प्रतीत होंगे। पहला क्वेश्चन क्या बोला कि पानी के जगह पर आप रखेंगे केरोसिन या तारपीन का तेल, फिर भी पेंसिल मुड़ी हुई प्रतीत होगी। उसके अलावा कांच के स्लैब को पारदर्शी प्लास्टिक के स्लैब से प्रतिस्थापित करना, यानी कि कांच का जो स्लैब होगा उसको प्लास्टिक का स्लैब से क्या करना, अदला बदली प्रतिस्थापित, यानी कि उसके जगह पर उसको क्या रखना है, प्लास्टिक के स्लैब को रखेंगे तब बोला क्या, तब भी अक्षर उसी ऊंचाई तक उठे हुए, यानी कि जितना ऊंचाई कांच के स्लैब में पता चल रहा था क्या उतनी ही ऊंचाई में अक्षर प्रतीत होगा किस में, प्लास्टिक के भी स्लैब में। तो आप देखेंगे कि अलग अलग माध्यमों में युग्मों के लिए इन प्रभावों का विस्तार अलग अलग है। ये प्रेक्षण यानी कि अलग अलग माध्यम के युग्मों के लिए उसका प्रभाव क्या होगा, अलग अलग, यानी कि माध्यम जैसे जैसे हम चेंज करेंगे उसका प्रभाव भी क्या होगा, बदलते जाएगा। प्रभाव क्या होगा, प्रभाव भी बदलते जाएगा। सूची में है कि प्रकाश सभी माध्यमों में एक ही दिशा में गमन नहीं करता। इसका मतलब है कि प्रकाश सभी दिशा में एक ही तरह से गमन नहीं करता। माध्यम जैसे ही चेंज होगा प्रकाश की गमन करने की डायरेक्शन भी क्या होगी, चेंज होगी। क्या होगी, चेंज होगी। इसका मतलब है कि अलग अलग माध्यम में, यानी कि भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगा, अलग अलग होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होकर के जाता है तो दूसरे माध्यम में इसके संचरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है, यानी कि प्रकाश जब सीधा नहीं तिरछा होकर के जाएगा, कैसा जाएगा, तिरछा होकर के जाएगा, तब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जैसे ही जाएगा तो उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज। माना कि ये कोई माध्यम है और ये हवा है, ये क्या है, हवा है, और ये हम मान लेते हैं कांच। अगर प्रकाश का किरण तिरछा आएगा, कहेगा तिरछा, तो कांच से आने के बाद क्या हो जाएगा, कांच में जैसे ही प्रवेश करेगा आने के बाद आगे क्या होगा, वो मुड़ जाएगा। कांच में जाने के बाद प्रकाश क्या हो जाएगा, जाना था इसको पूरा सीधा, लेकिन थोड़ा क्या होगा, मुड़ेगा। प्रकाश की किरण क्या होगी, थोड़ा सा मुड़ जाएगी।
इस परिघटना को विस्तार से कुछ क्रियाकलाप करके हम समझेंगे। इस परिघटना को विस्तारित रूप से हम कुछ क्रियाकलाप दिया हुआ है, उस क्रियाकलाप के द्वारा हम समझेंगे कि ऐसा घटना क्यों होता है। पहला क्रियाकलाप है आपके सामने 9.7। इस क्रियाकलाप में आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले बोला है कि पानी से भरी एक बाल्टी की तली पर एक सिक्का रखिए। बोल रहा है कि पानी से भरा हुआ एक बाल्टी है, उसको पानी से पूरा भर देना है, उसके तल पे यानी कि नीचे में क्या करना है, वो सिक्का रख देना है उसके तल पे। अपनी आंख को पानी के ऊपर किसी पार्श्व साइड में रखकर सिक्के को एक बार उठाने का प्रयत्न कीजिए। बोल रहा है कि अपनी आंख को पानी के ऊपर एक पार्श्व साइड में रख करके सिक्कों को एक बार क्या करना है, उठाने का प्रयत्न करना है। क्या आप सिक्का उठाने में सफल हो पाते हैं? और प्रयत्न करने के बाद आपको खुद में अवलोकन करना है कि क्या आप सिक्का को उठाने में सफल हो पाते हैं। इस क्रियाकलाप को दोहराइए। इसको फिर से आपको क्या करना है, दोहराना है। आप इसे एक बार में करने में क्यों सफल नहीं हो पाए थे, इसको दोहराना है। और पहला बार में नहीं सफल हो पाए थे क्यों, उसको सोचना है। और अपने मित्रों से इसे करने के लिए कहिए और उनके साथ अपने अनुभव की तुलना कीजिए। और जो परीक्षण किए हैं, यह परीक्षण अपने मित्र के साथ भी बोलिए कि करने के लिए। और जब आपका मित्र इसका परीक्षण करेगा तब आप अपना अनुभव को वहां पे प्रकट कीजिए, अपना अनुभव को मित्र के से बताइए। अगला क्रियाकलाप देखिए क्या बोलता है। अगला क्रियाकलाप है कि किसी मेज पर एक बड़ा उथला कटोरा रखकर उसकी तली में एक सिक्का रखे। बोल रहा है कि एक किसी मेज पर उथला कटोरा एक रख करके उसकी तली में एक सिक्का रखिए, कटोरे से धीरे धीरे दूर हटिए। बोल रहा है कि कटोरे से आप धीरे धीरे क्या हटिए, दूर हटिए। जब सिक्का ठीक दिखाई देना बंद हो जाए तो रुक जाइए। बोल रहा है कटोरा मेज पे रख दीजिए, उससे धीरे धीरे आपको पीछे हटना है, धीरे धीरे पीछे हटना है। तब तक पीछे हटते रहना है जब तक कि सिक्का आपको दिखाई ना दे। जैसे ही सिक्का आपको दिखाई नहीं देगा उसके बाद अपने आप को क्या करना है, रोक लेना। अपने आप को क्या करना है, रोक लेना है। उसके बाद अपने मित्र से सिक्के को विक्षुब्ध किए बगैर कटोरे में पानी डालने को कहिए। बोल रहा है कि सिक्के को बिना कुछ किए हुए उसमें बोलिए कि धीरे धीरे पानी डालेगा। अपनी स्थिति से सिक्के को देखते रहिए। आप जहां पे खड़े हैं वहां से आपको केवल सिक्का को देखते रहना है। क्या सिक्का उसी स्थिति से पुनः दिखाई देने लगता है? और आपको ये देख करके गौर करना है कि क्या आपको क्या करना है। सबसे पहले उथला हुआ कटोरा लेकर के एक मेज पे रखेंगे, कटोरा के तल पे एक सिक्का को रखेंगे और कटोरा से आप धीरे धीरे दूरी बनाएंगे। धीरे धीरे क्या करेंगे, दूरी बनाएंगे। इतना दूर तक जाएंगे तब जैसे ही सिक्का दिखना बंद हो जाएगा वहीं पे क्या करना है, अपने आप को रोक लेना है। जब रुकने के बाद अपने मित्र को बोलना है कि धीरे धीरे उसमें पानी आप डालिए। आपके मित्र जैसे ही धीरे धीरे उसमें पानी को डालेंगे तो सिक्का, बोल रहा है कि आप जहां पे खड़े थे पहले, जहां से सिक्का नहीं दिख रहा था, क्या वहां से सिक्का आपको पुनः दिखाई देने लगता है? यह कैसे संभव होता है? अब जैसे ही उसमें पानी डालेगा तो जहां पे आप पहले थे, जहां से नहीं दिख रहा था, वहां से क्या होगा, सिक्का दिखाई देने लगेगा। और बताना है कि यह संभव कैसे हो पाता है। बताए थे ना कि पानी से भरा हुआ तालाब हो या पानी से भरा हुआ टंकी, सतह उसका क्या होता है, उठा हुआ प्रतीत होता है, उठा हुआ प्रतीत होता है। उसी के वजह से यहाँ पर सिक्का क्या होगा, जैसे ही पानी डालेंगे तो सिक्का क्या होगा, धीरे धीरे उठा हुआ प्रतीत, उठा हुआ जैसे ही प्रतीत हुआ तो सिक्का यहाँ से नहीं दिख रहा था वहां से क्या होगा, दिखने लगेगा। आगे देखिए बुआ है कि कटोरे में पानी डालने पर सिक्का फिर से दिखाई देने लगता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण सिक्का अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर उठता हुआ प्रतीत होता है। बोल रहा है कि कटोरे में पानी जैसे ही डालेंगे तो सिक्का क्या होता है, दिखलाई देने लगता है। और यह जो घटना है प्रकाश के अपवर्तन के कारण सिक्का अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ा क्या होता है, उठा हुआ। यानी कि सिक्का जो हम तल पे रखे थे उसमें जैसे ही पानी डालेंगे तो पानी डालने के बाद सिक्का जो थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है, किसके कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसके कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण सिक्का क्या होता है, थोड़ा सा उठा हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, आगे आइए।
अब है कि क्रियाकलाप 9, दो क्रियाकलाप देखे, तीसरा देखे। 9.9 क्रियाकलाप क्या बोलता है कि मेज पर रखे एक सफेद कागज की सीट पर एक मोटी सीधी रेखा खींचिए। मेज पर एक सफेद कागज रख देना है, उस कागज पे एक मोटा सीधा रेखा क्या करना है, उसको आपको खींचना है। और इस रेखा के ऊपर एक कांच का स्लैब इस प्रकार रखिए कि इसकी एक कोण इस रेखा से कोई कोण बनाए। बोल रहा है कि कांच का स्लैब इस प्रकार रखिए कि इसका एक कोण इस रेखा से कोई ना कोई क्या होगा, कोण, यानी कि रेखा जो हम खींचे हैं, और रेखा और कांच के बीच में एक ऐसा डिस्टेंस होना चाहिए कि उसका कोण जो होता किनारा उस खींचे गए रेखा के बीच कोई ना कोई क्या हो, कोण बनाएगा। और स्लैब के नीचे आए रेखा के भाग को पार्श्व देखिए, यानी कि पार्श्व उसको देखना है। आप क्या देखते हैं, क्या कांच के स्लैब के नीचे की रेखा कोरों के पास मुड़ी हुई प्रतीत होती है? यानी कि कांच के नीचे जो रेखा होगा वो, और कांच के कोर के पास जो रेखा होगा वो आपको मुड़ा हुआ प्रतीत होगा। अब कांच के स्लैब को इस प्रकार रखिए कि यह रेखा को अभिलंबता हो, यानी कि इस प्रकार रखिए वो रेखा के ठीक नीचे हो, यानी कि उसका अभिलंबता हो। अब आप क्या देखते हैं, क्या कांच के स्लैब के नीचे रेखा का भाग मुड़ा हुआ प्रतीत होता है? अब आपको इस प्रकार रखना है कि रेखा कैसा हो, लंबवत हो, और देखना है कि क्या अब वह रेखा मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। रेखा को कांच के स्लैब के ऊपर से देखिए, क्या स्लैब के नीचे रेखा का भाग उठा हुआ प्रतीत होता है? और ऐसा क्यों होता है? बोल रहा है कांच, रेखा को कांच के स्लैब, रेखा को जो है, अब रेखा को कांच के स्लैब के ऊपर रखना है, और क्या स्लैब के नीचे का भाग कुछ उठा हुआ प्रतीत होता है? अगर स्लैब के नीचे का भाग उठा हुआ प्रतीत होता है तो ऐसा क्यों होता है, उसका आप कल्पना कीजिए। अब देखिए आगे है कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन, यानी कि कांच का जो आयताकार स्लैब होगा उससे अपवर्तन कैसे होगा उसको देखना है। कि कांच के स्लैब से प्रकाश के अपवर्तन की परिघटना को समझने के लिए आइए एक क्रियाकलाप करें। कांच की एक स्लैब से उसका जो अपवर्तन का घटना होगा उसको हम एक क्रियाकलाप के द्वारा समझेंगे। किसके द्वारा समझेंगे? एक क्रियाकलाप के द्वारा समझेंगे। और यह क्रियाकलाप आपके सामने है, क्रियाकलाप 9.10। एक ड्राइंग बोर्ड पर सफेद कागज की एक सीट ड्राइंग पिनों की सहायता से लगाइए। बोल रहा है कि एक ड्राइंग बोर्ड पर सफेद कागज का सीट, ड्राइंग का बोर्ड जो होगा उस पे आपको एक सफेद कागज का सीट लगाना है, और ड्राइंग पिन की सहायता से, ड्राइंग पिन की सहायता से उसमें क्या करना है, सफेद कागज को लगा देना है। सीट के ऊपर बीच में कांच का एक आयताकार स्लैब रखिए। सीट के ऊपर बीच में क्या करना है, कांच का एक आयताकार स्लैब को जाकर के रख देना है। पेंसिल से स्लैब की रूपरेखा खींचिए, यानी कि स्लैब का आकार जो होगा पेंसिल से उसको क्या करना है, खींच देना है। पेंसिल से क्या करना है, खींचना है। और इस रूपरेखा का नाम ABCD रखते हैं। और जो हम रूपरेखा उसको हम पेंसिल से जैसे ही ऐसे खींच देंगे तो उसका नाम क्या रखना है, ABCD रखना है। 4 एक समान ऑल पिन लीजिए। बोल रहा है कि 4 गो ऑल पिन लेना है, एक समान, सब एक के जैसा होना चाहिए। और 2 पिनों मान लीजिए कि E तथा F ऊर्ध्वाधर इस प्रकार लगाइए कि पिनों को मिलाने वाली रेखा कोण AB से कोई कोण बनाती है। बोल रहा है कि E और F ऊर्ध्वाधर इस प्रकार रखना है कि A और B से क्या होगा, उसको कोण बनाएगा। और फिर पिन को EF के प्रतिबिंबों के विपरीत फलक से देखिए, यानी कि EF के जो प्रतिबिंब, EF को जैसे ऊर्ध्वाधर हम रखेंगे उसका प्रतिबिंब बनेगा, उस प्रतिबिंब को उसको क्या करना है, प्रतिबिंब को विपरीत फलक, यानी कि प्रतिबिंब के उल्टा तरफ से उसको क्या करना, देखना है। दूसरी 2 पिन माना कि G तथा F, 4 गो पिन हम लिए थे, 2 गो पिन EF और दूसरा GH को इस प्रकार लगाइए कि पिन E तथा F के प्रतिबिंब की सीधी रेखा में, यानी कि E और F के द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा उसके एक लाइन सीधी रेखा में G और
एफ को लगाना है, यानी कि उसके ही सीधी रेखा में जैसा हो। पिनों तथा स्लैब को हटाइए, बोल रहा है कि पिन और स्लैब को वहां से क्या करना है, हटा देना है। पिन ई तथा एफ की नोक की स्थितियों को मिलाइए तथा इस रेखा को ए बी तक बढ़ाइए। बोल रहा है पिन ई और एफ जो रखे थे, दोनों के नोक की स्थिति, यानी कि उसका नोक का स्थिति जो होगा, उस दोनों को क्या करना है, आपस में मिला देना है और ए बी तक बढ़ाना है, यानी कि ए से लेकर के दोनों को मिला करके ए से लेकर के बी तक बढ़ा देना है। मान लीजिए ई एफ ए बी के बिंदु ओ पर मिलती है और इस प्रकार पिन जी तथा एच की नोकों की स्थितियों को मिलाकर तथा इन रेखा को कोण सी डी तक बढ़ाइए और मान लीजिए कि जी एच जी और सी डी से ओ डैश पर मिलती है, यानी कि इससे जो हम मिलाएंगे ओ पर होगा और इससे जो मिलाएंगे वो कैसे कहाँ पे होगा, ओ डैश पे होगा। इससे जो दो सीधा रख करके मिलाएंगे ना तो ओ डैश पर होगा, और इसको जो सीधा रख करके दो इस पे मिलाएंगे तो कहाँ पर होगा, ओ पर होगा। और ओ तथा ओ डैश को मिलाइए, बोल रहा है कि ओ तथा ओ डैश को क्या करना है, मिलाइए और ई एफ को पी तक बढ़ाइए। ई एफ को क्या करना है, ई और ई वाला है, ई डंटा जो पूरा खड़ा होगा ई वाला डंटा खड़ा होगा पूरा कौन सा होगा, एफ होगा। ई एफ को पी तक बढ़ाइए जैसा कि चित्र 9.2 में बिंदुकित रेखा द्वारा दर्शाया गया है। जैसा कि चित्र जो है आगे ये बिंदु के द्वारा दर्शाया गया है, इस चित्र को देखना है। इस चित्र में जो दर्शाया गया है, इस चित्र में आपको पूरा पूरा समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे। देखिए ये है कांच का स्लैब जिसको हम ए बी सी डी अभी जस्ट आपके सामने हम माने थे। बोला क्रियाकलाप में आप नोट करेंगे कि प्रकाश की किरण अपनी बिंदुओं ओ तथा ओ डैश पर परावर्तित की है। ओ तथा ओ डैश, ओ यहाँ पर है और ओ डैश यहाँ पर है, यानी कि ओ डैश और ओ पर क्या हुआ है, परावर्तित किया है। नोट कीजिए कि दोनों बिंदु ओ तथा ओ डैश पारदर्शी माध्यम को पृथक करने वाले पृष्ठों पर स्थित है, यानी कि पारदर्शी माध्यम पृथक, यानी कि पारदर्शी माध्यम को अलग करने वाले स्थित पर ये भी स्थित है। यहाँ से ये अलग हो जाएगा माध्यम और ये भी स्थित है, यहाँ से ये अलग माध्यम हो जाएगा। और ए बी के बिंदु ओ पर एक अभिलंब एन एन डैश खींचिए। बोल रहा है कि ए बी के बिंदु ओ पर, ए बी के बिंदु ओ पर एक अभिलंब बोल रहा है खींचिए एन और एन डैश, एन और एन डैश एक अभिलंब खींचा हुआ है। और दूसरा अभिलंब एम एम डैश सी डी के बिंदु ओ डैश पर खींचे। बोल रहा है दूसरा एम और एम डैश जो है वो सी से लेकर के डी पर खींचा हुआ है, सी से लेकर के डी पर जो ये जो अभिलंब खींचा हुआ है एम और एम डैश वो सी डी पर है। और बिंदु ओ पर प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में अर्थात वायु से कांच में प्रवेश कर रही है। बोल रहा है कि बिंदु ओ पर जो प्रकाश आ रहा है ये ऊपर वाला है वायु, ये ऊपर वाला क्या है, वायु है, और ये क्या है, कांच है। ये क्या है, कांच है। और बिंदु ओ पर प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में अर्थात वायु से कांच में, वायु को हम क्या बोलेंगे, विरल माध्यम, वायु को क्या बोलेंगे, विरल माध्यम। कांच को क्या बोलेंगे, सघन माध्यम। कांच को क्या बोलेंगे, सघन माध्यम बोलेंगे। जिस माध्यम में प्रकाश का चाल अधिक होगा, जिस माध्यम में प्रकाश का चाल अधिक होगा उस माध्यम को क्या बोलेंगे, विरल माध्यम। और जिस माध्यम में प्रकाश का चाल कम होगा उस माध्यम को क्या बोलेंगे, सघन माध्यम। यहाँ पर एक माध्यम है वायु और दूसरा माध्यम है कांच, तो हमको पता होगा कि वायु में प्रकाश का चाल अधिक होता है कांच की तुलना में, तो वायु यहाँ पे कौन सा माध्यम होगा, विरल माध्यम हो जाएगा। और कांच कौन सा माध्यम होगा, सघन माध्यम हो जाएगा। तो वायु विरल माध्यम होगा, कांच, यानी कि विरल माध्यम से प्रकाश कहाँ पे आ रहा है, सघन माध्यम में आ रहा है। वायु में प्रकाश का चाल कितना होता है पता है ना, वायु में प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या किलोमीटर में अगर पूछेगा तो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। कांच में प्रकाश का चाल कितना होता है, कांच में प्रकाश का चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और जल में भी आप जान लीजिए, जल में प्रकाश का चाल कितना होता है, जल में प्रकाश का चाल होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
तो यहाँ पर सबसे ज्यादा चाल किसमें होगा, वायु और कांच की अपेक्षा। वायु में तो वायु को जिसका चाल जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगा उस माध्यम को क्या बोलेंगे, विरल माध्यम, और जिसमें प्रकाश की चाल कम होगा उसको क्या बोलेंगे, सघन माध्यम। लेकिन ये हमेशा याद रखना है कि जिस दूगो के बारे में हम वो पता रहेगा उसी दोनों के साथ कंपेयर करना है। आगे अब आइए कि नोट कीजिए कि प्रकाश की किरण पर अविलंब की ओर झुक जाती है, और आपको नोट करना है कि प्रकाश का किरण, इसको रियलिटी में आना था ये डॉटेड लाइन जो दर्शाया गया है ऐसे, लेकिन ऐसे नहीं आकर के वो कहाँ आया है, अविलंब की ओर झुक गया है। अविलंब है ये लाइन वाला सीधा, ये क्या है, अविलंब है। आना था इसको इस रास्ते से लेकिन आया कहाँ, इस रास्ते से। अविलंब की ओर क्या हुआ, थोड़ा सा ये झुक गया। और ओ डैश पर प्रकाश कांच से वायु अर्थात सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश किया है। अब ओ डैश पर जो है प्रकाश, ये तो कांच है, यहाँ के बाद जैसे ही प्रकाश आगे बढ़ेगा तो सघन से कहाँ जाएगा, विरल में जाएगा। सघन से कहाँ जाएगा, विरल में जाएगा। तो दोनों अपवर्तक सतह AB तथा CD पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण मान की तुलना कीजिए। बोल रहा है कि यहाँ पर आपतन कोण जो बन रहा है और यहाँ पर जो अपवर्तन कोण बन रहा है, दोनों का क्या करना है, आपको तुलना करना है। यहाँ पर आपतन कोण हो गया I1 और यहाँ पर अपवर्तन कोण R2, दोनों को क्या करना है, तुलना करना है। और चित्र 9.10 में सतह AB पर एक किरण EP तिरछी आपतित होती है। EP, ई से लेकर के ई जो है ये तिरछी क्या होता है, आपतित होता है। ई से लेकर के पी, ये जो है ना सीधा जो जा रहा है कहाँ तक, पी तक आपतित होता है, जिसे आपतित किरण कहते हैं। इस किरण को यानी कि ई से लेकर के पी तक जो किरण आया है इसको कौन सा किरण बोलेंगे, आपतित किरण बोलेंगे। और ओ डैश आपतित किरण है और ओ डैश एच निर्गत किरण है। और यहाँ पर ओ से लेकर के ओ डैश तक जो किरण होगा इसको बोलेंगे आपतित किरण। क्या बोलेंगे, आपतित किरण बोलेंगे। और ओ डैश से लेकर के एच तक यानी कि ई वाला लाइन जो है इसको हम क्या बोलेंगे, निर्गत किरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, निर्गत किरण बोलेंगे। आप देख सकते हैं कि निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा के समांतर है, और आप देख सकते हैं कि निर्गत किरण जो होगा ये और ये दोनों का आपस में क्या हो जाएगा, समांतर होगा। ऐसा क्यों होता है, आयताकार कांच के स्लैब के विपरीत फलक AB यानी कि वायु कांच अंतरापृष्ठ तथा CD कांच वायु अंतरापृष्ठ पर प्रकाश की किरणें मुड़ने का परिमाण समान तथा विपरीत है। इसी कारण से निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर निकलती है। तथापि यहाँ पे देखिए ना कि ऊपर वाला माध्यम था वायु कांच, फिर उसके बाद क्या हुआ कि वायु से कांच से फिर कहाँ आ गया, वायु आ गया। इसी कारण क्या होता है कि दोनों आगे जो यहाँ निकला ये कैसा होगा, समांतर। यानी कि ई किरण पहले वायु में था, बाद में फिर कांच के बाद कहाँ है, वायु में, यानी कि एक हो गया दोनों, इसलिए दोनों का आपस में क्या होगा, समांतर होगा। आप देख सकते हैं कि निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा के समांतर। ऐसा क्यों होता है, आयताकार कांच के स्लैब के विपरीत फलक यानी कि वायु कांच अंतरापृष्ठ और कांच वायु, वायु कांच ऊपर वाला, ऊपर वायु कांच, फिर उसके बाद कांच वायु पर प्रकाश के मुड़ने का परिणाम समान तथा विपरीत है। इसी कारण से निर्गत किरण आपतित किरण क्या होता है, समांतर निकलता है। तथापि प्रकाश किरणें में थोड़ा सा पार्श्विक विस्थापन होता है। इसी प्रकाश किरण दो माध्यमों के अंतर पृष्ठ पर अविलंबता आपतित होती है, तब क्या होगा, स्वयं करके बोल रहा है कि जब यह अविलंबता आपतित होगा तब क्या होगा, स्वयं करके आपको क्या करना है, देखना है। आपको अभी हम जस्ट बताए कि जब भी परावर्तन के बारे में हम बात करेंगे तो ये माध्यम अकेला होता है परावर्तन में, ठीक है। लेकिन अपवर्तन में जैसे ही हम बात करेंगे, अपवर्तन तभी होगा जब अपवर्तन में माध्यम कितना होगा, कम से कम दो माध्यम होगा, तभी क्या होगा, अपवर्तन का काम करेगा। और हम बोले थे कि दोनों माध्यम के तुलना में जिस माध्यम में प्रकाश का चाल अधिक होगा उस माध्यम को हम क्या बोलेंगे, विरल माध्यम बोलेंगे। और जिस माध्यम में प्रकाश का चाल कम होगा उसको क्या बोलेंगे, सघन माध्यम बोलेंगे। यहाँ पर जो है ऊपर में वायु है
और नीचे में क्या है, कांच है। तो वायु को हम क्या बोलेंगे, विरल माध्यम, और कांच को क्या बोलेंगे, सघन माध्यम। फिर कांच से जैसे ही आएगा वायु में, तब ये हो जाएगा सघन और ये क्या हो जाएगा, विरल हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि जब प्रकाश का किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम आएगा तब विलंब की ओर मुड़ेगा, और जब सघन से विरल में जाएगा तब विलंब से क्या होगा, दूर हटेगा। क्या होगा, दूर हटेगा। आगे देखिए कि अब आप प्रकाश के बर्तन से अब आप प्रकाश के बर्तन से क्या होंगे परिचित हो गए। बर्तन कब होगा, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा तभी यह बर्तन होगा, अन्यथा बर्तन नहीं होगा। एक माध्यम में होगा तो एक माध्यम में तो परावर्तन होता है, दूसरे माध्यम में जब तक प्रवेश नहीं करेगा तब तक प्रकाश का बर्तन हो ही नहीं सकता है। दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल में परिवर्तन के बोल रहा है कि अब बर्तन प्रकाश के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल में परिवर्तन, यानी कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जैसे ही प्रकाश प्रवेश करेगा उसका डायरेक्शन जो भटकता है, यानी कि उसका रास्ता जो विचलित हो जाता है, किसके कारण, इसके कारण था कि प्रकाश का चाल अलग अलग माध्यम में, वायु में प्रकाश का चाल कुछ और है, कांच में जैसे ही गया तो उसका चाल क्या हुआ, बदल गया। तो चाल जैसे ही बदलेगा तो उसका स्पीड क्या होगा, घटेगा बढ़ेगा। स्पीड घटेगा तो रास्ता इधर उधर, आप कभी भीड़ भाड़ में चल रहे होंगे, भीड़ में जब हम चलते हैं तो क्या होता है कि धीरे धीरे चलते हैं, भीड़ से जैसे ही आगे हम छूटते हैं तो सब क्या होता है, एक दूसरे से क्या होता है, दूर। भीड़ में जब जैसे ही जाएंगे तो नजदीक आ जाते हैं, और भीड़ से जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, दूर हो जाएंगे। तो प्रकाश का चाल ज्यादा होगा तो विरल माध्यम, कम होगा तो सघन माध्यम। प्रकाश के परावर्तन का जो नियम है, प्रयोग दर्शाता है कि प्रकाश का आवर्तन निश्चित नियमों के आधार पर, प्रकाश का आवर्तन भी जो है एक निश्चित नियम के आधार पर होता है। जैसे कि प्रकाश का परावर्तन का, प्रकाश के परावर्तन का क्या गो नियम था, दो गो नियम। पहला नियम क्या था कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, और दूसरा नियम क्या था कि आपतित किरण और आपतन बिंदु और परावर्तित किरण तीनों कहाँ होगा, एक ही तल में होते हैं। उसी प्रकार प्रकाश के अपवर्तन के भी नियम है, जो कि पहला क्या है, आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों के पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अविलंब सभी क्या होते हैं, एक ही समतल में होते हैं। दूसरा है कि प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की जया, वहां पर था आपतन कोण, यहाँ पर क्या है, आपतन कोण की जया, तथा अपवर्तन कोण की, यहाँ था आपतन कोण, वहां पे क्या था, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यहाँ पर होता है आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया। आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात स्थिर होता है, यानी कि अपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया क्या होता है, स्थिर होता है। इस नियम को स्नेल का अपवर्तन नियम, यानी कि आपतन कोण का जया और अपवर्तन कोण की जया जो स्थिरांक होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम। यानी कि आप ये भी याद रखें, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश के अपवर्तन के कौन से नियम को स्नेल का नियम कहा जाता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहा जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइन आई बट्टा साइन आर। आपतन कोण कीजिए, अपवर्तन कोण कीजिए, इसको स्थिरांक, यानी कि साइन आई बट्टा साइन आर का मान क्या होगा, एक स्थिरांक होगा। इस स्थिरांक के मान को दूसरे माध्यम के पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, यानी कि इस स्थिरांक को दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के, यानी कि दूसरे माध्यम के अकॉर्डिंग पहले माध्यम के सापेक्ष, उसको क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। आइए अपवर्तनांक के बारे में कुछ विस्तार से अध्ययन करते हैं। अब आगे जो अगला आपका टॉपिक है वो अपवर्तनांक के बारे में, किसके बारे में है, अपवर्तनांक के बारे में है। अपवर्तनांक निकालने के लिए आप सिंपल समझ लिए कि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, अपवर्तनांक किसी का भी हम निकालेंगे तो उसमें एगो चीज फिक्स होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल। ठीक है, अगर पूछेगा आपको कि वायु का अपवर्तनांक क्या होगा या फिर कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, तो कांच का अपवर्तनांक, वायु का अपवर्तनांक हमेशा ऊपर में रहता है, वो फिक्स होगा, है ना, कि माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बट्टा माध्यम 2 में पर। माध्यम 1 जो होता है वह वायु होता है, निर्वात होता है, जिसका प्रकाश का चाल जिसमें कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। उसका मान फिक्स रहता है, जिसके बारे में पूछेगा उससे हमको क्या करना रहता है, भाग देना रहता है। तो उसी को जब दोनों में एक दूसरे से भाग देंगे तो जो निकल करके आएगा वही क्या कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है। और अपवर्तनांक का मान न्यूनतम 0 से लेकर के और मैक्सिमम 1 के बीच में होगा। ठीक है, ना 1 से ज्यादा होगा ना ही 0 से
कम होगा। ठीक है, आज हम रखेंगे इतना ही तक। कल के क्लास में आप लोग को हम बताएंगे अपवर्तनांक के बारे में और फुल डिटेल हम लेकर के आएंगे। ठीक है ना, इसके अलावा भी जो कुछ भी होगा हम आपको बताएंगे। तो फिर आज के लिए हम रखते हैं इतना ही, फिर मिलते हैं कल के क्लास में। जय हिंद, जय भारत।